हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी बाय सौम्या अग्रहरी। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जो कि हम लोग पढ़ रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। तो स्टार्टिंग हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था साइंटिस्ट के बारे में, यानी कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लिया था कि क्या क्या उसमें किसने किसने डिस्कवर किया था एंड सेल थ्योरी क्या थी, ये सब हम लोगों ने देखा था। तो इस लेक्चर में, इस पार्ट 2 में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप कंटिन्यू बने रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं लेक्चर लाती हूँ तो उसके आप नोट्स भी बनाते रहिए। ओके, नोट्स भी बनाते रहिए और समझते भी रहिए, क्वेश्चन भी सॉल्व करिए ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था पीछे कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, साइटोलॉजी कहते हैं उनकी स्टडी को। किसने सबसे पहले देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था और डेड सेल को ऑब्जर्व किया था, जबकि लेवेनहॉक ने लिविंग सेल के बारे में पढ़ा था, ऑब्जर्व किया था। ओके, एंड जो एक्चुअल क्रेडिट किसको जाता है सेल थ्योरी का? स्लाइडेन जो कि बॉटनिस्ट हैं, स्वान जो कि जूलॉजिस्ट हैं। ओके, फिर इसके बाद एक सेंटेंस निकल के आया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसे विर्चोव ने दिया था और उन्होंने ये बताया था कि सेल्स जो है वो एराइज कहाँ से होती हैं? पहले की सेल यानी कि पुरानी जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वहीं से एराइज होती हैं, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे साइज ऑफ सेल्स। बच्चों, साइज ऑफ सेल्स में ये है कि बहुत सेल का जो साइज होता है वो बहुत अलग अलग तरीके से होगा, मतलब अलग अलग रेंज होते हैं इनके, एक ही साइज की नहीं होती हैं, रेंज होती हैं, वेरी करते हैं सेल्स। तो बच्चों, जो इसमें सेल्स जो वेरी करेगा उनका जो साइज होता है वो 0.2 से 20 माइक्रोन के बीच में वेरी करता है। ओके, और इसमें बताया है कि स्मॉलेस्ट सेल्स जो होती हैं, स्मॉलेस्ट सेल्स वो कौन सी होंगी? माइकोप्लाज्मा होंगी, जिनका साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है। ओके, कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर होता है। और आप देखोगे कि जो लार्जेस्ट सेल्स हैं, एक स्मॉलेस्ट सेल जो कि माइकोप्लाज्मा है एंड लार्जेस्ट सेल जो होगी वो क्या है? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच जो बर्ड्स है उसके जो एग का साइज है उसमें जो सेल्स पाई जाती है वो सबसे लार्जेस्ट होगी। ओके, फिर इसके बाद दिया है कि जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं वो वेरी कहाँ से कहाँ करती हैं? लगभग 3 to 5 माइक्रोमीटर करती हैं, बट आपकी एनसीईआरटी में जो दिया है वो 1-2 माइक्रोमीटर करता है, तो आप इसे भी ले सकते हो। ठीक है, 1-2 माइक्रोमीटर करता है। और जो पीपीएलओ यानी कि प्लूरोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म जो है उसका जो साइज होता है, पीपीएलओ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? पीपीएलओ के बारे में माइकोप्लाज्मा में ही, सॉरी, पीपीएलओ का जो फुल फॉर्म है वो, सॉरी, पीपीएलओ यानी कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, बोलते हैं। तो इनका जो साइज होता है, पीपीएलओ का जो साइज है वो लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर होता है। और इसके बाद जो ह्यूमन ब्लड सेल्स होती हैं आरबीसी, उनका जो साइज होता है वो 7 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर डायमीटर में होते हैं। और इसके बाद फिर एक एल्गी का नाम लिया गया है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, जैसे कि एसिटाबुलेरिया। उसका जो साइज है, उसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। कितना होता है? 10 सेंटीमीटर होगा। ओके,
आप इसको ले सकते हैं, पीडीएफ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, और फिर जो सेल्स हैं शेप में भी वेरी करती हैं। ये तो आपकी साइज हो गई, साइज में वेरी करता है एंड शेप में भी वेरी करता है। जैसे कि सेल्स स्फेरिकल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकते हैं एंड डिस्कॉइड टाइप में हो सकते हैं, क्यूबॉइड हो जाएगा, इलोंगेटेड होगा, इरेगुलर, कोई भी शेप हो सकता है सेल्स का। ओके, इस तरीके से आपके जो मतलब सेल्स हैं वो शेप वाइज भी वेरी करते हैं। ठीक है, और इनके जो फंक्शन होते हैं, मतलब ये फंक्शन भी वेरी करते हैं, इनके परफॉर्म करते हैं जो भी सेल्स, तो इनके सेल जो होते हैं वो शेप वाइज डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अलग अलग वेरी करेगा। तो अब हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि काइंड्स ऑफ सेल्स यानी कि सेल्स कितने टाइप की होती हैं। मोस्टली जो दिया पढ़ाया जाता है कि दो तरीके से होती हैं। फर्स्ट है आपका प्रोकैरियोट्स सेल, सेकंड है आपका यूकैरियोटिक सेल। बट एक सेल और होती है जिसे कहते हैं मीजोकैरियोटिक सेल्स। मीजोकैरियोटिक जो होते हैं वो प्रो एंड यू के बीच का ही पार्ट है सेल्स का, दोनों मतलब इसमें प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे इस लेक्चर में। पहले तो हम लोग इस लेक्चर में आज सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, प्रो का मतलब ही है, प्रो पहली बात तो इन्हें ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड जो इनका होता है प्रो मतलब हुआ, प्रो मतलब क्या हुआ, प्रिमिटिव। ओके, प्रिमिटिव। एंड कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस। जिस सेल्स की बात कर रहा है, मतलब कि प्रोकैरियोटिक में जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, यानी कि उसमें न्यूक्लियस डिफाइन नहीं हो, उसमें न्यूक्लियस डिफाइन नहीं हो, तो उसे प्रिमिटिव यानी कि प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। यानी कि पुरानी न्यूक्लियस, पुराना न्यूक्लियस, बचा कुचा, जैसे एक इंसिपिएंट टाइप में होता है, मतलब उस तरीके का थोड़ा सा मतलब दिख गया न्यूक्लियस, तो उस तरीके की न्यूक्लियस की बात कर रहा है जो कि वेल डिफाइंड नहीं होता है, मतलब अनवेल रहेगा, मतलब एक अनडिफाइंड रहेगा, मतलब अनडिफाइंड रहेगा, छोटा सा एक उत्पन्न हो गया, मतलब एक एराइज हो गया न्यूक्लियस। तो उस तरीके की बात कर रहा है प्रिमिटिव के बारे में, जो पुराना होता है, पुराने न्यूक्लियस। तो उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होगा वो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगा। ओके, प्रिमिटिव होगा, इंसिपिएंट न्यूक्लियस होगा, या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, और जब न्यूक्लियस ही वेल डिफाइंड नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं मिलेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस को चारों तरफ से कवर करती है, उसको मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, तो वो भी नहीं मिलेगा देखने को। एंड इसमें जेनेटिक मटेरियल जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं वो भी नहीं हो, मतलब होगा, नेक्ड होगा, मतलब किसी तरीके से कवर्ड नहीं होगा, ऐसे ही मिलेगा आपको। ठीक है, कवर्ड नहीं होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक, इन्वेलप नहीं होगा। जबकि यूकैरियोटिक में ये अच्छे से डिफाइंड होते हैं न्यूक्लियस। तो हम लोग प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। फिर इसमें जो डीएनए होगा, डीएनए जो होगा बच्चों वो सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होगा एंड सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, सर्कुलर डीएनए होता है, ये इनकी खास बात है ये, तो आप इसे अच्छे से इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। हाँ, फिर इसके बाद एक आगे वर्ड आपको मिलेगा एनसीईआरटी में कि प्लाज्मिड। प्लाज्मिड किसे कहते हैं? देखो, मान लो कि ये बैक्टीरिया सेल है, ठीक है, ये बैक्टीरिया सेल हो गई, चलो कलर से बना देती हूँ, ये बैक्टीरियल सेल हो गई एंड इसमें जो एक तो आपका सर्कुलर डीएनए हो गया, ओके, बट अलग से भी एक डीएनए होता है, जैसे कि उसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोला गया है। मतलब ये हुआ कि जो डीएनए आपको दिख रहा है सर्कुलर डीएनए, उसी में से ही, यानी कि ये पेरेंटल डीएनए हो गया, इसकी ये कौन सा डीएनए हो गया, ये पेरेंटल डीएनए हो गया। ठीक है, ये पेरेंटल डीएनए से जब कुछ डीएनए मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं, जैसे कि ये अलग हो गया है,
तो पैरेंटल डीएनए से जब डीएनए मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, एक छोटा सा मतलब टुकड़ा अलग हो जाए तो उसमें क्या होता है, उसे क्या नाम दिया गया, प्लाज्मिड नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, प्लाज्मिड नाम कहा गया उसे। और ये खुद से बच्चों रेप्लिकेट कर सकते हैं, फ्रीली ये रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। ओके, तो इन्हें और क्या नाम देते हैं, प्लाज्मिड को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहा गया है। प्लाज्मिड को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं। ओके, और ये क्या करते हैं, इनका एक एडवांटेज ये होता है कि ये बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक यानी कि एक रेजिस्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं। ओके, ये प्लाज्मिड क्या करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं बैक्टीरिया को। ओके, तो इस तरीके से ये आपका पार्ट हो गया प्लाज्मिड। ओके, अब हम लोग जो बैक्टीरियल जो मतलब सेल हैं इनके हम लोग वो पढ़ेंगे। और हाँ, इस प्रोकैरियोट ये आपका ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं जिसे कि बैक्टीरियल सेल भी बोलेंगे। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक बात और है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होना। इसमें क्या क्या हो सकते हैं, इसमें आपका बैक्टीरिया आएगा। ओके, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है एंड माइकोप्लाज्मा है। क्या क्या है, माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, एंड पीपीएलओ है। ठीक, इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी प्रोकैरियोटिक में। तो ये आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, जैसे कि बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है ये, तो हम लोग इनके बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे एक एक करके। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं और यूकैरियोटिक सेल्स सेम नहीं होती हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो भी ऑर्गेनेल्स जो भी मटेरियल पाए जाते हैं वो मतलब कि जो यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलेगा वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होंगे। बस किसको छोड़ करके, राइबोसोम जो है वो यूकैरियोटिक में भी होगा एंड प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, राइबोसोम, तो हम लोग एक एक करके इनके बारे में देखेंगे। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम आपको देखने को मिलेगा यू में भी एंड प्रो में भी, यानी कि यूकैरियोटिक में भी एंड प्रोकैरियोटिक में भी। ठीक है, तो ये आपका बैक्टीरियल सेल हो गया है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। अच्छा हाँ, अब इसमें हम लोग ये देख लें कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं बच्चों, इसमें जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग जो होगी आपकी, इनको मैं लाइट कलर ले लेती हूँ। जो आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग वो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। आउटर कवरिंग ग्लाइकोकैलिक्स की होती है, जिसे कि स्लाइम एंड कैप्सूल लेयर भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होगी वो क्या होगी, सेल वॉल होगी। ठीक है, सेल वॉल होगी। सेल वॉल के ही बेस पर अलग अलग बैक्टीरिया को डिफाइन किया गया है, मतलब कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ठीक है, इसमें दोनों में सेल वॉल अलग अलग देखने को मिलेगी, तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद सेल वॉल के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है। ठीक, फिर इसके बाद आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही इनफोल्डिंग दिखने को मिलेगी, जैसे कि ये हो गया आपका। ठीक है, ये जो फोल्डिंग है यानी कि फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन जो है, जैसे कि ये जो लेयर है इसके बाद ये आपको ऐसे ऐसे करके दिख रही है ना, तो ये जो लेयर है, ये जो लेयर इनफोल्ड हो जा रही है उसे कहते हैं मेसोसोम्स। इसके बाद इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, जैसे कि लिपिड ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन एंड इसी तरह फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स भी देखने को मिलेगा। ठीक है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स को मैंने डिफाइन नहीं किया है, आप लोग कर लो। फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ठीक, इसमें छोटे छोटे होंगे देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको मिलेगा न्यूक्लियोलॉइड।
न्यूक्लियोलॉइड जो होता है वो भी न्यूक्लियस का जो यानी कि न्यूक्लियस नहीं मिलता है इसमें, तो उसी प्रिमिटिव न्यूक्लियस को ही न्यूक्लियोलॉइड बोला गया है। और जो इसके अंदर का जो लिक्विडी पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म है। फिर इसके बाद ये पॉलीसोम्स मिलेंगे इसमें देखने को, फ्लाजिला देखने को मिलेगा। और एक चीज़ मैंने डिफाइन नहीं किया है, बनाया नहीं है, इसको आप लोग बना लो। जैसे कि एक सेकेंड रुको, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, रेड लेती हूँ, ठीक है। सॉरी, इसमें छोटी छोटी ऐसे ऐसे करके पिलाई होंगे, ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी धागे नुमा फ्लाजिला होते हैं, जिसे कि क्या बोलते हैं, पिलाई बोलेंगे, ओके। और जो ये बड़ा वाला है इसे क्या बोलते हैं, ये फ्लाजिला हो जाएगा, ठीक है। ये फ्लाजिला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फ्लाजिला हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, बनाते जाना आप लोग इसको। अब नेक्स्ट है कि जो ऊपर वाली सबसे आउटर कवरिंग लेयर जो थी, आउटर कवरिंग जो लेयर है बच्चों, वो कैप्सूल यानी कि स्लाइम लेयर यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स की होती है। आउटर कवरिंग जो है, ये आउटर कवरिंग बच्चों काहे की बनी हुई है, ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। और इसे दो पार्ट में डिवाइड किया, या तो कैप्सूल होती है या स्लाइम। इनके नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि स्लाइमी होती हैं यानी कि जेल टाइप होती हैं। स्लाइम मतलब कि जो चिपचिपा यानी कि जेल लाइक होती हैं, जेल टाइप की कहीं पे भी, ताकि ये आसानी से ईजिली अटैच हो जाएं। ईजिली ये क्या करती हैं, इन्हीं के ही थ्रू ये अटैच हो जाती हैं। बैक्टीरिया कैसे अटैच होती है, इन्हीं कैप्सूल यानी कि स्लाइम लेयर के ही थ्रू ये अटैच हो जाती हैं ईजिली। किसी भी जेली मतलब किसी भी लिक्विडी पार्ट या किसी में भी ये अच्छे से अटैच हो जाती हैं इन्हीं स्ट्रक्चर के थ्रू, आउटर कवरिंग के थ्रू। ये जेली लाइक होती है, ग्लैटिनस लेयर, जो कि किसकी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। किसकी, पॉलीसैकेराइड, जैसे कि डेक्स्ट्रॉन, लिवोन एंड सेलुलोज, ओके, इनकी बनी होती है। अब इसके बाद ये जो अगर आउटर कवरिंग है, तो ये आउटर कवरिंग क्या करती है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। क्या प्रोवाइड कराती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं, किससे, डेसिकेशन से, एंटीबॉडीज से, इनसे क्या कराती है, आप मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। और ये जो ग्लाइकोकैलिक जो लेयर मतलब इनकी जो बैक्टीरिया जो होते हैं, यानी कि कुछ बैक्टीरिया में ये कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं, कुछ में नहीं प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ, तो इसमें जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया यानी कि जिसमें कैप्सूल लेयर होगी, वो पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक यानी कि वो आसानी से चिपक जाते हैं और फिर डिसीज क्रिएट करते हैं, कॉज, ठीक है। बट नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल नहीं प्रेजेंट होगा, वो नॉन पैथोजेनिक होता है, यानी कि वो डिसीज को कॉज नहीं करेगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा सेल वॉल, ओके। तो सेल वॉल में क्या होता है बच्चों, जो इनकी सेल वॉल होती है, यानी कि जो हम लोगों ने देखा कि ऊपर की जो सबसे लेयर होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स होती है, एंड नेक्स्ट जो होती है वो सेल वॉल होती है, एंड तीसरी क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन होती है। तो हम लोग सेल वॉल की बात करते हैं। तो बच्चों जो सेल वॉल होता है वो इनमें किसका बना होता है, म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है। किसका बना होता है, म्यूकोपेप्टाइड का, पेप्टिडोग्लाइकन का, या फिर म्यूरिन यानी कि म्यूरामिक एसिड का बना होता है। जो कि इसका ये खास फीचर होता है कि ये म्यूरामिक एसिड का बना होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अब आगे हम लोग देखेंगे कि पेप्टिडोग्लाइकॉन को क्या क्या कंसिस्ट करते हैं। नाग एंड नाम, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर नोट करिएगा कि नाग एंड नाम मतलब सेल वॉल क्या कंसिस्ट करता है। नाग एंड नाम, नाग का फुल फॉर्म है एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, एंड नाम का मतलब हुआ कि एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। तो इसमें जो म्यूरामिक एसिड है यानी कि एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड यानी कि नाम, ये क्या करते हैं, ये सेल वॉल को
रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। क्या सेल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। फिर है कि ये जो नाग एंड नाम जो बॉन्ड बनाते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो किस बॉन्ड के थ्रू, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ओके। फिर आगे है बच्चों, अच्छा सेल वॉल के ही बेस पे बैक्टीरिया को डिवाइड भी किया गया है। सेल वॉल के बेस पे बैक्टीरिया को डिवाइड भी किया गया है, किस पार्ट में, 2 ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ओके। अब नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे इनफोल्डिंग यानी कि अंदर की लेयर होती है। जो अंदर की लेयर है बच्चों वो क्या बनाती है, आप डायग्राम में देखो, ये अंदर की लेयर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अंदर की लेयर है ये एक इनफोल्ड यानी कि प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ये, उसे कहते हैं मीजोसोम्स। क्या बोलते हैं उसे, मीजोसोम्स टर्म दिया गया। ये मीजोसोम्स क्या करते हैं कि इनमें सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक कि a special membranous structure is the mesosome which is formed by the extension of plasma membrane into the cell। देखो बच्चों क्या हुआ कि एक सेकेंड, ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो कि मीजोसोम है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग यानी कि ये देख रहे हो ये अंदर की लेयर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ जो कि अंदर ये इनफोल्डिंग बनाता है, ये बनाया इनफोल्डिंग टाइप में, जिसे कि क्या बोला गया सेल के अंदर, जिसे कि मीजोसोम कहा गया। और ये एक्सटेंशन 3 तरीके से पाया जाता है, जैसे ये हो गया आपका, हम लोग यहाँ देख लेते हैं, मान लो ये स्ट्रक्चर हो गया, ओके। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, ठीक। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बनाते हैं, एक्सटेंशन इनका सेल के अंदर होता है, तो ये वेसाइकल्स के फॉर्म में, टिब्यूल्स के फॉर्म में, वेसाइकल्स के फॉर्म में, टिब्यूल्स के फॉर्म में एंड लैमेली के फॉर्म में बनाते हैं स्ट्रक्चर। और ये किस में हेल्प करते हैं, तो बच्चों ये जो हेल्प करते हैं मीजोसोम के हेल्प किस में करते हैं, ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। किस में करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में, ओके। एंड नेक्स्ट है कि ये सेल वॉल बनाते हैं, ठीक। फिर डीएनए रेप्लिकेट भी करते हैं, ये डीएनए रेप्लिकेशन में भी इनका योगदान होता है। एंड डॉटर सेल यानी कि सेल डिवीज़न का भी ये काम करते हैं, सेल डिवीज़न में भी ये हेल्प करते हैं। और साथ में ये रेस्पिरेशन, सिक्रीशन और सरफेस एरिया को बढ़ा देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। मैं इसको अलग से समझा दूँ, होता क्या है कि जब इनमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो जाएगा, जब इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ अलग अलग साइज बना लेगा, अलग अलग आकार की, तो क्या होगा, इनमें इनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा, यहाँ पे सारे के सारे एंजाइम प्रेजेंट ज़्यादा होंगे। एंजाइम क्या होंगे, एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रेजेंट होंगे, ओके। इनफोल्डिंग में जो अंदर स्ट्रक्चर बना है इसमें सबसे ज़्यादा एंजाइम प्रेजेंट होंगे, जिससे कि ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं एंड सिक्रीशन प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं, ओके।
एंड सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। आप लोग इसे नोट करते जाइएगा, पहले आप लोग पढ़ लीजिए, बाद में इसे देखिएगा, ठीक है। एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया, देखो जगह नहीं है, मैं इसी में ही लिख दे रही हूँ, सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से समझ जाना, पीएम का मतलब है, ठीक। इस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। फिर दिया हुआ है, ये हम एनसीईआरटी की लाइन बता रहे हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है, मैं आपके सामने एनसीईआरटी की लाइन पेस्ट कर रही हूँ। और फिर इसके बाद दिया हुआ है कि कुछ प्रोकैरियोट्स में आगे की लाइन कह रहा है कि इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स विच कंटेन पिगमेंट्स। देखो कुछ प्रोकैरियोट्स में साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया है, कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो हैं वो साइटोप्लाज्म की तरह ही, साइटोप्लाज्म के तरफ मतलब अंदर की तरफ ही कुछ स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिन्हें कहते हैं हम क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं, जिसमें कि पिगमेंट कंटेन होता है, जिसमें कि पिगमेंट होते हैं, ओके, क्योंकि पिगमेंट कंटेन करता है। तो इनका हम लोगों ने देख लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर बनाती है जिसे कि मीजोसोम कहते हैं, और इन मीजोसोम में रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं? सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, सिक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन, एंड सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, और इनमें सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब आगे दिया हुआ है कि जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर हैं या ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लास्टिड, ये सारे के सारे एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होगा। और इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो एक स्पेशल राइबोसोम पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोट्स में 70S देखने को मिलेगा, ओके। यहाँ 80S नहीं मिलता है, 80S किस में मिलेगा आपको देखने को? यूकैरियोट्स में मिलता है बच्चों, ठीक है, यूकैरियोट्स में मिलेगा, जबकि 70S राइबोसोम किस में मिलेगा? प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, हिस्टोन प्रोटीन, ये सब एब्सेंट होगी, ठीक। इनमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि मतलब मैंने पहले बताया था कि इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जैसे कि बहुत ही पुराना न्यूक्लियस जो कि इनिशिएट किया होगा बनना, तो वो न्यूक्लियस पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, या जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। ये आपके हो गए टर्म। अब इसमें इसके स्ट्रक्चर में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये देखो, ये न्यूक्लियोलाइड है, ये ठीक छोटा सा मिलेगा, वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको इसमें पिलाई देखने को मिलेगा। ये पिलाई जो होता है बच्चों, ये देखो, ये छोटे छोटे, ये जो है ये पिलाई, ये क्या होते हैं? ये छोटे छोटे ऐसे धागे नुमा बने होते हैं, ठीक है। ये धागे नुमा जो बने होते हैं, ये धागे नुमा पिलाई किस में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं, ये मूवमेंट से रिलेटेड नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। फ्लैजिला जो होता है आपका, फ्लैजिला जो होगा, आगे मैं लिख दे रही हूँ, जो फ्लैजिला जो होगा वो ही सिर्फ मूवमेंट से, मोटिलिटी से रिलेटेड है। बाकी पिलाई एंड फिम्ब्रियाई जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फिम्ब्रियाई एंड पिलाई के बारे में, तो ये जो है ये क्या करते हैं? इनका कोई भी लेना देना उससे नहीं होता है, मोटिलिटी से नहीं होता है। डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी, ओके। तो पिलाई जो होंगे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, किस में मिलेगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। एंड ये
पिलिन प्रोटीन को कंसिस्ट करता है। किसमें करता है? पिलिन प्रोटीन एक स्पेशल प्रोटीन होती है जिसका नाम है पिलिन प्रोटीन। ये कंसिस्ट करते हैं और ये दो तरीके से होगा, एक लॉन्गर एक शॉर्टर पिलाई। ठीक, तो लॉन्गर को बोलते हैं सेक्स पिलाई, यानी कि ये सेक्सुअल में हेल्प करते हैं। एंड मेल बैक्टीरियम में पाया जाता है जो कि कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं और क्या करते हैं, मेल कंटेंट को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, बस इतना याद रखो। लॉन्गर पिलाई जो है वो सेक्स पिलाई होते हैं और शॉर्टर पिलाई जो होगा वो बैक्टीरिया जैसे कि नाइजीरिया में पाया जाता है और ये जेनिटल ट्रैक्ट के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं। ठीक, तो ये हो गए आपके। और बच्चों यहाँ पे जो बैक्टीरियम फ्लैजिलम के बारे में बोला गया है, फ्लैजिलम के बारे में जो बोला गया है, इसमें क्या होता है, इन्होंने बोला है एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि फ्लैजिलम जो होंगे वो 3 पार्ट से बने होते हैं। किससे किससे? पहला आपका हो गया फिलामेंट, तीसरा हो जाएगा हुक एंड दूसरा हो जाएगा हुक एंड तीसरा है बेसल बॉडी। तो बच्चों ये मान लो कि ये सेल है, ठीक है, ये आपके बना लिया, कैप्सूल बना लिया। ठीक है, ये जो सेल वॉल से ये निकले होते हैं, यानी कि एक सेकेंड, तो ये कहाँ से बने होते हैं? ये इसमें दिया हुआ है कि ये सेल सरफेस से, यानी कि ये सेल सरफेस से निकलते हैं। ठीक है, जो आपका फ्लैजिलम होगा, जो आपके पिलाई वगैरह होंगी वो यहाँ से बाहर से ही निकला होगा, बट जो फ्लैजिलम होगा वो अंदर सेल वॉल से निकले होते हैं, जिसमें से ये जो होगा आपका ये कहलाएगा फिलामेंट, जिसमें कि जिसमें कि ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा फिलामेंट एंड ये जो होगा ये हो जाएगा आपका बेसल बॉडी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हुक। तो इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो फिलामेंट होगा। ठीक है, फिलामेंट पार्ट होगा। थोड़ा कलर दूसरे से बना लेना ताकि पहचान सको। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा इसमें। और बस हो गया। फिर इसके बाद ये फ्लैजिलम हो गया। फ्लैजिलम में कुछ नहीं है, 3 पार्ट के होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, जिसमें फिलामेंट सबसे लंबा पार्ट होता है। ठीक, पिलाई एंड फिम्ब्रियाई ये क्या करते हैं, ये सरफेस स्ट्रक्चर इनका होता है बैक्टीरिया का, बट ये मोटिलिटी में रोल नहीं प्ले करते हैं। एंड इसके बाद पिलाई में क्या होगा कि ये सेक्स पिलाई होते हैं। लॉन्गर पिलाई जो सेक्स पिलाई होगी और इसमें स्पेशल प्रोटीन होती है जिसका नाम पिलिन होगा। बाकी ये आपके इतने हो गए और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, उनकी स्टेनिंग कैसे होती है एंड साथ में उनके बीच में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें एक और है प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी में कुछ है नहीं, राइबोसोम में, अच्छा चलिए मैं यही बता देती हूँ। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम में 70S राइबोसोम पाया जाता है जो कि बताया है मैंने। और इंक्लूजन बॉडी में जैसे कि ये ग्लाइकोजन बॉडी है, लिपिड ग्रैन्यूल्स हैं एंड फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हैं, ये सब इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं। ओके, जो कि रिजर्व मटेरियल होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में स्टोर्ड किए होते हैं। ठीक है, इनमें कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है इनके चारों तरफ, ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कौन कौन से इंक्लूजन बॉडी हो गई, ग्लाइकोजन,
लिपिड ग्रेन्यूल्स, साइनोफैशियन ग्रेन्यूल्स एंड फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ये सब आपके कौन से हो गए, इंक्लूजन बॉडीज हो गई। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और कैसा लगा आपको लेक्चर ये हमें ज़रूर आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और कुछ छूट गया हो, कुछ रह गया हो तो आप बताइए, मैं उसे कंप्लीट करवा दूँगी। ठीक, और इसके क्वेश्चन भी जल्दी ही सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन भी इसके सॉल्व करते जाइएगा आप लोग अपनी तरफ से भी, और मैं भी क्वेश्चन लेके आऊँगी, और जितने भी अच्छे से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपको अच्छा बेटर रिस्पांस मिलेगा। और नोट्स जब मैं पढ़ा लूँ तब इसके बाद आप नोट्स बना लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए वीडियो को। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू। और